या डोंट कंपेयर विद स्टिक एंड स्टोन। हमारे ऐसा 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 कॉम्बैट और फाइटिंग फोर्स के अंदर वर्ग डिवीज़न, इस तरह की फिलॉसफी लाना, इस तरह की तुलनात्मक शब्द बोलना बड़ा हर्टिंग शब्द है। ये जिनकी 42 साल सर्विस हो गई, रिटायर हो गए, वो हमको कंपेरेबल नहीं मानते। हमारा भी यही कहना है कि हम इतने तुच्छ हैं, छोटे हैं और इतने बड़े लोगों से हमारी कोई तुलना नहीं है। तो हमारे कैडर के पद हमको दे दो, ख़त्म बात, लीडरशिप रखो। इस बिल का विरोध सीएपीएफ के पूर्व अधिकारी ही नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध बीएसएफ के सर्विंग अधिकारी और कर्मचारी भी कर रहे हैं। यहाँ मैं बात क्लियर कर दूं कि इन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने कहीं ये नहीं कहा कि हमको महानिदेशक का पद चाहिए। बड़ा क्लियर है तिवारी जी, हर आदमी डीजी नहीं बन सकता, फैक्ट है। इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कोर्ट में कि हमें दो सुविधा नहीं देंगे। ये हमारे जड़ को हिट करना चाहते थे, ये हमारे मूल को मारना चाहते थे कि जब इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी यह धारणा रखते हैं कि हम राज्य सरकार के ग्रुप बी डीएसपी हैं, तो निश्चित रूप से जो वो विज़न दे रहे थे वो विज़न ही गलत था। एक्ट भी पास हो जाएगा, ये लागू भी हो जाएगा, लेकिन तिवारी जी आपको बताऊं, ग्रुप ए क्लास 1 सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे स्टेटस को कोई नहीं चेंज कर सकता आज की तारीख में। हमारी लीडरशिप, हमारी बात आगे तक मुझे लगता है कि पूरी ईमानदारी से नहीं पहुंचाती है। यह बात कह के उसके तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि तुम जैसे ऐसे वैसे हो, वैसे ये मुद्दे उठाने भी वाले भी ऐसे वैसे हैं। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता। और ये बताइए हम जाएं किसके पास जाएं? यही हम कहते हैं कि आपने हमारी सेवा की फिलॉसफी को समझा ही नहीं। आपने हमको क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर के नज़रिए से देखा ही नहीं। जस्ट टू एकोमोडेट दो 60 ऑफिसर्स, आप कैडर के 60 अफसरों के हुकूक को कानून ला के बंद कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी एज और मैं हूं आपके साथ प्रमोद तिवारी। इस वक्त पूरे देश में सीएपीएफ बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सड़क से लेकर संसद तक सिर्फ सीएपीएफ बिल की ही चर्चा है। इस वक्त जब हमें बातचीत कर रहे हैं उस वक्त भी संसद में सीएपीएफ बिल पर ही चर्चा हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल पर आज संसद में बोलने वाले हैं। जब से ये बिल सुर्खियों में आया है तब से लेकर अब तक सीएपीएफ अधिकारी जो हैं खुलकर इस बिल का विरोध कर रहे हैं और अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और वे अपने अधिकारों की मांग भी कर रहे हैं। हमने कई पूर्व सीएपीएफ अधिकारियों से भी बातचीत की, हमने कई पूर्व आईपीएस अधिकारियों से भी बातचीत की। इसी कड़ी में आज हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बीएसएफ के पूर्व डीआईजी कीर्ति चक्र अवॉर्डी नरेंद्र नाथ धर दुबे जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू प्रमोद जी। कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ। सर सीधे मुद्दे पे आते हैं। पहला सवाल सर यही होगा, क्यों सीएपीएफ के पूर्व अधिकारी सीएपीएफ बिल से नाराज हैं? क्या प्रमुख मांगे हैं? कई बार इस पर बातचीत हो गई, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप हमारे व्यूअर्स के लिए आसान शब्दों में स्पष्ट तरीके से बताइए क्यों सीएपीएफ के पूर्व अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं? इस बिल का विरोध सीएपीएफ के पूर्व अधिकारी ही नहीं कर रहे हैं, इसका विरोध बीएसएफ के सर्विंग अधिकारी और कर्मचारी भी कर रहे हैं। लेकिन उनका विरोध अनुशासन और नियमों की बाध्यता के नाते पब्लिक डोमेन में आपको नहीं दिख रहा है। अब सवाल है कि अगर पब्लिक डोमेन में उनका विरोध नहीं दिख रहा है तो क्या ये विरोध असरहीन है? ऐसा नहीं है। यह विरोध उनकी फाइटिंग इंस्टिंक्ट, उनके मोराल, उनके मोटिवेशन और व्यवस्था और लीडरशिप में जो एक कहते हैं ना कि बड़ी दिल लगी, बड़ी आस्था वाली के भाव होते हैं, निश्चित रूप से इस पर उसका असर पड़ेगा। और हमारे जैसे रिटायरी जो विरोध कर रहे हैं उनका तो स्टेक ये है कि हमको कुछ फाइनेंशियल एरियर मिल जाएगा, पुराने तारीख से कोई बढ़ी हुई तनख्वाह मिल जाएगी। हमारे कंधे पर जब 38 साल तक तमगे नहीं लगाए, इस व्यवस्था ने नहीं लगाया, तो कौन सा रिटायरमेंट के बाद लगा देगी? तो हमारा कोई प्रमोशन से लेना देना नहीं है। हम तो 12 साल डीआईजी रैंक में रहे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग ये विरोध जता रहे हैं तो कोई हमें उसका प्रमोशन मिल जाएगा। लेकिन जनरेशन, और वह जनरेशन नहीं, क्योंकि ये ऐसी फोर्सेज हैं जिनकी जनरेशन यही नहीं ख़त्म होनी है। इनकी तो जनरेशन राष्ट्रीय सुरक्षा में आती रहेगी। एक जनरेशन जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी चली जाएगी, तीसरी आएगी, शो मस्ट गो ऑन। तो इस वजह से
इसको लेकर के दुख है कि भारत के इतिहास में सुरक्षा बलों से कि सर्विस मैटर से ले हुए, सुरक्षा बलों में भी सर्विस मैटर से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर मुझे नहीं लगता कि किसी सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के दिए हुए फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट के पटल पर एक ऐसा कानून लाए जिस कानून से सुप्रीम कोर्ट का फैसला ज़ीरो हो जाए। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है, और वो भी आपका कैडर कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री जिसके नीचे आप काम कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से एक परेशानी का विषय है सबके लिए, और सब लोग इसको लेकर परेशान हैं। सर, मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आऊँगा, लेकिन उससे पहले सर मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ज़मीनी स्तर पर ये मुद्दा जो जा रहा है वो CAPF बनाम IPS के रूप में जा रहा है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या ये वाकई इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट का मुद्दा है? क्या ये वाकई CAPF वर्सेस IPS का मुद्दा है, या फिर ये सिर्फ CAPF अधिकारियों के हक और अधिकार का मुद्दा है? सर, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा, जो मदर रिट पिटीशन 2012 की दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई थी, उसमें पिटिशनर बनाम भारत सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो हमारे पिटीशन में कोई भी ऐसी पिटीशन नहीं है जो कैडर अधिकारी बनाम भारतीय पुलिस सेवा हो, क्योंकि एज ए सर्विस हमारा उनसे कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, ना उनसे कोई इस बात को लेकर के कोई फ़र्क है दिमाग में। हर सर्विस की अपनी अपनी पेकुलियरिटी होती है, सबकी यूनिकनेस होती है। वो एक प्रीमियर सर्विस है, वो प्रीमियर सर्विस है, रहेगी, इसमें कहीं कोई झुठला नहीं सकता, और ना ही हमारे मुद्दे का ये कोई मुद्दा है। हमारा तो पूरा जो रिक्वेस्ट था शुरुआती दिनों में अपने टॉप लीडरशिप से था, जिसमें भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी आते हैं। यानी जब इन सारे ऑर्गेनाइजेशन के कैडर का जो बेस है, जो इनका फीडर कैडर है, इतना भारी हुआ, और फीडर कैडर में एक तरह से जगह जगह पे लॉक जाम हो गए। हम तमाम प्रमोशंस में आगे कोई स्कोप नहीं था, क्योंकि शुरुआत होती है टॉप लीडरशिप के पोस्टों को लेके। यहाँ मैं बात क्लियर कर दूं कि इन पूरे ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने कहीं ये नहीं कहा कि हमको महानिदेशक का पद चाहिए। बड़ा क्लियर है तिवारी जी, हर आदमी डीजी नहीं बन सकता, फैक्ट है। कहीं हमने नहीं कहा कि हमको स्पेशल डीजी के पद दे दीजिए। लीडरशिप ठीक है, भारत सरकार ने डिसाइड किया है, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के हाथ में है तो है, वो हमारे रिटिशन का पार्टी नहीं रहा। हमारे रिट पिटीशन से पहले पहले तो निवेदन आता है, कोर्ट में तो बाद में जाते हैं ना। कोर्ट से पहले अब कहाँ जाते हैं? एक सेवारत अधिकारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का, जो कि नियम कानून एक्ट एंड रूल में बंधा हुआ है, CCS कंडक्ट रूल में बंधा हुआ है, वो सबसे पहले क्या करेगा? सबसे पहले वो अपने आला अधिकारी को अपने निवेदन देगा। इन सारी ऑर्गेनाइजेशन से वर्षों 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 तक ऐसे प्रतिवेदन निवेदन पढ़ते रहे, और इन निवेदन पर इन आला अधिकारियों ने, जो इस पे टॉप लीडरशिप पे बैठे थे, उन्होंने कोई भी माकूल कदम नहीं लिया। जो कुछ किया, कभी उसमें छोटी सी रेवड़ी बांट दी, कभी उसमें छोटा पॉपकॉर्न दे दिया। कैडर के मूलभूत नियमित संगठित अधिकारों कानूनों को उन्होंने कभी नहीं लागू किया। अब पता लगता है कि क्यों नहीं लागू किया। लागू इसलिए नहीं किया कि यह कानून ला करके एक विशेष सेवा के अधिकारियों को IG रैंक में 50% पद को आरक्षित करने का जो ये कानून का मुद्दा मूव हुआ है, बेसिकली यही प्रोटेक्शन हमारे एग्जीक्यूटिव अधिकारी तब कर रहे थे। आज के तारीख में उसी को सरकार अमली जामा पहना रही है, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। जब हम 2011 दिसंबर तक देख लिए कि इस पर कोई काम नहीं हो रहा, 2011 दिसंबर, उससे पहले हमने दलीलें दी कि पार्लियामेंट्री कमेटी, सेलेक्ट कमेटी, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी, तमाम पे कमीशंस, भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल्स के कमेंट, और जितने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता का स्टडी, ये जितने स्टडीज़ की रिपोर्ट थी, ये सारी रिपोर्ट ये कहती थी कि एक लीडरशिप रोल में BSF अधिकारियों के लिए पूरी जगह दी जाए, जिस लीडरशिप में हम डायरेक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, स्पेशल DG की बात नहीं कर रहे हैं, एडिशनल DG पे भी पूरे पद नहीं मांग रहे हैं। ये बात हर जगह कही गई थी। कुछ जगह जो बातें कही गई थी उसमें संख्या नहीं दिया था, सिर्फ इस भावना और इस फिलॉसफी को दिया गया था, बट उनका अर्थ भी कहने का यही था। तब जाकर के हमें दिल्ली हाई कोर्ट में जाना पड़ा, और दिल्ली हाई कोर्ट में 4.25 साल की लीगल बैटल रही। प्रमोद जी, लीगल बैटल आसान नहीं होती, इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, इसे बहुत टाइम देना पड़ता है,
और हमने दिल्ली हाई कोर्ट के पटल पे हमारे रिट पिटीशन के जितने डॉक्यूमेंट्स थे उसकी पूरी बुनियाद भारत सरकार के पत्रों, चिट्ठियों, मोनोग्राफ, ऑफिस मेमोरेंडम, जितने पत्र थे वो सब भारत सरकार के ही थे। हमारा कोई भी क्रिएट किया हुआ नहीं था। बीएसएफ सीआरपी का अधिकारी कोई पेपर क्रिएट कर सकता है, उसमें भी बहुत कम लोगों को पता है कि हमारे इस अधिकार को डिमोलिश करने के लिए, मैं नाम नहीं लूँगा, भारत सरकार के एक मंत्रालय के एक डायरेक्टर लेवल के अधिकारी को कोर्ट के कटघरे में खड़ा होना पड़ा, सिर्फ इस बात के लिए डांट सुननी पड़ी कि आपने डॉक्यूमेंट को ट्रंकेट क्यों किया। एक मिनिस्ट्री के अधिकारी ने डॉक्यूमेंट तक ट्रंकेट किया कोर्ट को गुमराह करने के लिए। इसकी डिटेल में पब्लिक में नहीं बताना चाहता, मुझको पता है। उस अफसर को एम्बेरसमेंट फील करना पड़ा कोर्ट के अंदर। एक डायरेक्टर रैंक का अधिकारी जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है, उससे डॉक्यूमेंट ट्रंकेट कराने के लिए किसने कहा? जस्ट गवर्नमेंट को फॉल्स इंफॉर्मेशन देने के लिए। 12,500 अफसर अंधे थे, उनको पता नहीं था क्या हो रहा है। ठीक है, हमारी पहुंच इतनी नहीं है, हम बहुत ऊपर तक जाके अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, लेकिन ग्रेजुएट तो इस फोर्स में भी आते हैं। ये तो सोचना चाहिए। 2015 में जजमेंट आया, जजमेंट में क्लियर कट ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस, हमारी मांग ही एक ही थी। पूरे पब्लिक, तमाम जो लोग सुन रहे हैं उनको ये बात समझ आनी चाहिए कि हम लोग संगठित ग्रुप ए सेवा भारत सरकार के 62 सेवाओं की सूची है। उन सेवाओं में हम 5 विभाग भी आते हैं जिनको बीएसएफ, सीआरपी, आईटीबीपी, एसएसबी और सीआईएसएफ कहा जाता है। लेकिन कालांतर से 62-5 57 डिपार्टमेंट्स को ये सुविधाएं दी गई हैं। अब कोई पूछेगा सुविधाएं क्या हैं? नौकरी आप ज्वाइन करते हैं, 2 ही इंटरेस्ट आपका होता है कि आपके पद में बरकत हो, आपके तनख्वाह में बढ़ोतरी हो। ये 2 चीज़ निकाल दीजिए तो सरकारी सेवा का जो एक अट्रैक्शन है वो तो लोगों को ज़ीरो हो जाएगा। हम इन दोनों से वंचित थे। वंचित कैसे थे कि ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस मानते हुए जो हमको ये 2 सुविधा दी जानी चाहिए थी, वो हमको हमारे डिपार्टमेंट ने कभी नहीं दिया। अब इनसे जुड़ी हुई 2 सुविधा क्या थी? इनसे जुड़ी हुई 2 सुविधा ये थी कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड, जिसको कि ज्वाइंट सेक्रेटरी बोलते हैं भारत सरकार में, और पुलिस में आईजी रैंक बोलते हैं, इन पर 100% पदों पे कैडर के अफसर प्रमोट होंगे। और दूसरी सुविधा ये थी कि चूंकि ऑल इंडिया सर्विस के बराबर टॉप पे पद क्रिएट नहीं किए जा सकते, हर आदमी टॉप पे नहीं पहुंच सकता, और ये सत्यता भी है कि नहीं पहुंच सकता, तो कम से कम इतने वर्षों के पड़ाव पे उसको वह पे स्केल दे दी जाए, मतलब जो बाकी 57 ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस के अधिकारियों को मिलता है। मतलब प्रमोशन ना हो लेकिन फाइनेंशियल Exactly. बेनिफिट्स मिले, जिसको कहते हैं NFFU, नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन। नॉन फंक्शनल यानी आप आईजी के पद पे तो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऊपर के पदों में उतने आईजी के पद हैं नहीं, सारे लोग आईजी बनाए नहीं जा सकते, लेकिन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आपको मिल जाएगा। मतलब पदोन्नति ना हो लेकिन आपने एक सर्टेन अमाउंट ऑफ ईयर आपने स्पेंड कर लिया है, इसकी वजह से आपको एक फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलनी चाहिए। बिल्कुल, इतना ही था डिमांड हमारी। क्या आप समझते हैं डिमांड गैर वाजिब था? या तो आप डिक्लेयर करते कि भाई हम ऑर्गेनाइज ग्रुप सर्विस नहीं है शुरू से ही। अगला सुनिए, इन्होंने कहीं ये नहीं कहा कोर्ट में कि हमें 2 सुविधा नहीं देंगे। ये हमारे जड़ को हिट करना चाहते थे, ये हमारे मूल को मारना चाहते थे। ये कोर्ट में ये पक्ष लेके गए ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस है ही नहीं। और मैं अब इस बात को कनेक्ट करता हूँ तमाम सीनियर पुलिस अधिकारियों के बयान को सुन के, उनके पॉडकास्ट को सुन के, कि जब इतने सीनियर पुलिस ऑफिसर्स भी यह धारणा रखते हैं कि हम राज्य सरकार के ग्रुप बी डीएसपी हैं, तो निश्चित रूप से जो वो विज़न दे रहे थे वो विज़न ही गलत था, वो चश्मा ही गलत लगा रखे थे। मैं आपको बता रहा हूँ ये कोर्ट में, पार्लियामेंट में ये एक्ट भी पास हो जाएगा, ये लागू भी हो जाएगा। लेकिन तिवारी जी आपको बताऊं, ग्रुप ए क्लास 1 सर्विस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे स्टेटस को कोई नहीं चेंज कर सकता। आज के तारीख में कोई भी नहीं चेंज कर सकता, क्योंकि हम वो हैं। 1987 में जब मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, मेरे अपॉइंटमेंट लेटर में वो चीज़ लिखी हुई है, और आज के तारीख में
मुझे जो सब्ज बाग आपने 87 में दिखाया था, आप अचानक उस खेती को चर नहीं सकते, अब ख़त्म नहीं कर सकते आप। सर आपने जो बातें की उसमें बहुत से ऐसे बातें थी जिन पर मैं सवाल करने वाला हूँ आगे, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जाऊँगा इस बातचीत में। आपने एक जगह कहा था कि हमारी पहुंच वहां तक नहीं है, हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। तो आपको लगता है कि ये जो कोऑर्डिनेशन है वो लीडरशिप की वजह से नहीं है, और सीएपीएफ में काडर की खुद की लीडरशिप होनी चाहिए ताकि ये जो कम्युनिकेशन है, जो कोऑर्डिनेशन है काडर और गवर्नमेंट के बीच में, वो स्मूथ हो? क्योंकि ये मांग जब मैं 23 मार्च को जंतर मंतर पे था, ये सेम मुद्दा कई लोगों ने उठाया था, कई फॉर्मर आईजीज मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी जो लीडरशिप है वो हमारी बात आगे तक उस तरीके से पहुंचाती नहीं है जैसी पहुंचानी चाहिए। क्या ये सच है सर? हमारी लीडरशिप हमारी बात आगे तक मुझे लगता है कि पूरी ईमानदारी से नहीं पहुंचाती है, और पहुंचाती भी है तो वह बात, जिस बात को पहुंचाने से ये 50% आईजी के पद कैडर को दिए जाने, वो तो बिल्कुल नहीं पहुंचाती है। क्योंकि अगर वो पहुंचाती तो हमारी लीडरशिप के कहने से सरकार इतनी बातें मानती है, तो क्या ये बात नहीं मानती? सीधी बात है कि मैं अपनी सेवा के अधिकारियों को अगर उस पद पे आने के लिए 50% विंडो खोल के रखना चाहता हूं, तो मैं एक ही साथ सरकार को ये कैसे समझा सकता हूं कि उन पदों पर कैडर के अधिकारियों को दे दीजिए? ये तो ऐसे ही है कि जब आप ठठा के हंसिए भी और मुंह में हवा भी भर लीजिए, दोनों एक साथ तो नहीं होगा, दोनों में एक ही चीज़ होगा। तो उनकी ये शायद व्यवस्था रही, तो ये बात वाकई में सही ढंग से नहीं हुई। और पहुंच की जहाँ तक बात करते हैं, अभी मैंने कई लोगों का सुना वार्तालाप, ये कंपनी कमांडर होते हैं, ये तो एयरपोर्ट पे भी होते हैं, ये तो बॉर्डर पे भी होते हैं, ये वैष्णो देवी में भी ड्यूटी करते हैं, ये कहीं एयरपोर्टों में भी होते हैं, कहीं सिविल पुलिस में भी जाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में वहाँ काम वाम करते हैं, तो वहाँ नेताओं से मिलते मिलते रहते हैं। आज के तारीख में पार्लियामेंट में जो इस बिल का विरोध जो पार्लियामेंट्री कर रहा है, यह बात कह के उसके तरफ भी इशारा कर रहे हैं कि तुम जैसे ऐसे वैसे हो, वैसे ये मुद्दे उठाने भी वाले भी ऐसे वैसे हैं। लोकतंत्र में ऐसे नहीं होता। और ये बताइए हम जाएं किसके पास जाएं? जो सरकार, जो कैडर कंट्रोलिंग मिनिस्ट्री हमारे खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को पलटने के लिए ला रही है, वो हमारी क्यों सुनेगी भाई? हमको डांट के भगा देगी कि तुम्हारे कहने से देश चलेगा। जब वो बोलेगा तुम्हारे कहने से हम कानून लाएंगे, तो हम चुप हो जाएंगे, क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। और जब कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहा था, ऐसी कोशिश भी हुई थी, अंडरहैंड कोशिश इसकी हुई थी, मैं उसका गवाह हूँ, मैं आपके सामने नहीं बोलूँगा, कोशिश हुई थी। तो आप इस पे हाँ कुछ अंदर से चला था मुद्दा, ना हो। आप बुला करके, जब आप मन बना करके बैठे हुए हो, मुझको आप बंदी बना करके कोई वार्तालाप करोगे, तो मैं क्या वार्तालाप करूँगा? सिकंदर और पूर्व वाली कहानी होगी। हम नहीं बोल सकते ना, हम किसके पास जाएंगे? आज के तारीख में हम मोहल्ला पार्षद के पास भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? वो मोहल्ला पार्षद, वो जो ज़िले में काम कर रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एमएलए है, एमपी है, क्या उसकी इस डेमोक्रेसी में ताकत नहीं है? सर इसी पे मैं आने वाला था। जब हम पूर्व अधिकारियों से बात कर रहे थे और उन्होंने कुछ बातें कही जिस पर आप इशारा कर रहे थे सर, उन्होंने एक बात ये कही, मैं डीएसपी वाले बात से स्टार्ट करता हूँ। उन्होंने कहा कि अगर आप डीएसपी आके हमसे कहे कि हम डीजी बनना है, डीजी पुलिस बनना है, ये तो संभव नहीं है। सीनियरिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और आईपीएस काडर जो है, आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो सीनियर हैं, और उनका पदोन्नति, उनका डेपुटेशन, आप उनका अधिकार है, आप उनके प्रमोशनल एवेन्यूज नहीं बंद कर सकते हैं। ऐसा कई पूर्व अधिकारियों का कहना है। आपकी क्या राय है सर इस पर? वो जो इतने सीनियर डीजी महोदय जो रिटायर्ड है, जिन्होंने बात कही है, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। बात उनकी सही है कि आज के तारीख में उनके स्टेट का कोई डीएसपी आके कहे मैं डीजी बन जाऊँगा, तो क्या वो डीजी बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बन पाएगा। वो डीजी साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था ही यही है। बीएसएफ में कोई असिस्टेंट कमांडेंट है आज के तारीख में, सीआरपी का डीएसपी है, संभव नहीं है कि डीजी बन जाए। यहाँ तक तो मैं उनके बात से सहमत हूँ। लेकिन यहीं मैं उनको ये बात बताना चाहता हूँ, यही हम कहते हैं कि आपने हमारी सेवा की फिलॉसफी को समझा ही नहीं, आपने हमको क्लास 1 ग्रुप ए ऑफिसर के नज़रिए से देखा ही नहीं, आपने हमको राज्य में डीएसपी जो ग्रुप बी सर्विसेज है उसके नज़रिए से देखा। मुझे उनके लिए भी बड़ा रिस्पेक्ट है। इन सारे राज्यों में डायरेक्ट डिप्टी एसपी पोस्ट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी चुन के आना आसान काम नहीं है, और बड़े काबिल स्टेट कैडर के अफसर हैं डीएसपी रैंक में।
लेकिन ये दर्द उनसे भी जाके पूछिए, उनका दर्द हमसे बड़ा है। जब तक उनको इंडियन पुलिस सर्विस का टैग नहीं लगता ना, वो ज़िले का इंचार्ज नहीं बन सकते, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं कमांड कर सकते, 100% नहीं कर सकते जब तक नहीं बनेगा। और आईपीएस बनने का पूरा प्रोसेस है। आपकी मिनिस्ट्री में फाइल आती है, मिनिस्ट्री से डीओपीटी में जाती है, यूपीएससी में जाती है, उस पूरे घटना टाइम में वो अफसर घूमता रहता है राज्य का जो डीएसपी है। तो सबसे पहली बात, हमारे कोर्ट में जाने का कारण यही था कि भाई मोतियाबिंद वाले चश्मे से हमको मत देखो, हम राज्य के क्लास 2 अफसर नहीं हैं, हमारे अपॉइंटमेंट में ग्रुप ए सर्विस लिखा हुआ है और हम ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस के हिस्सा हैं। ये हमको क्यों 5 सर्विस को नहीं दिए, क्यों यही 5 सर्विस को नहीं दिए? बाकी 57 सर्विस से कोई ऐसा नहीं था, बड़ा प्यार था इनका। उन 57 सर्विसेज में इनका कोई कंट्रोल ही नहीं था। इनका कंट्रोल तो इन 5 के ऊपर था। उन 57 सर्विस में इनको कौन पूछेगा भाई? भाई दे आर नॉट स्टेक होल्डर देयर ना। इन्हीं 5 सर्विसेज के टॉप रैंकिंग लीडरशिप पोस्ट पे ही तो इनकी जगह है, तो ये उनको कौन वहाँ पूछेगा? तो इन्हीं 5 में क्यों नहीं दिया गया? इसीलिए कि जिस दिन हमको ऑर्गेनाइज ग्रुप पे सर्विस से जुड़े हुए लाभ दे देते, उस दिन 100% आईजी पोस्ट इनकी खत्म हो जाती, जिसके लिए हम लड़के आए, जिसके खिलाफ कानून आ रहा है। सर इसी पे बात करते हैं। ओगेस की बात होती है, ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस की बात हो रही है, और 1986 से आप लोग जो हैं वो ओजीएस हैं, ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस हैं। बिल्कुल सही है। होने के बावजूद जो सहूलियत मिलनी चाहिए वो क्यों नहीं मिल पा रही, या फिर जो सरकार है वो क्यों ओगेस मानने से कतराती है? इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या कारण हो सकते हैं सर? देखिए, इसका सबसे पहले तो आपको ये डायग्नोसिस करना पड़ेगा कि अफेक्टेड पार्टी कौन है। ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस से कनेक्टेड 2 ही मेन मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि उससे जुड़े हुए फाइनेंशियल अपग्रेडेशन से किसी को एतराज़ नहीं होगा, सरकार को भी नहीं होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस में जो आपको सैलरी मिलती है, इन सर्विसेज में भी काफ़ी लंबे टाइम के बाद हम उस लेवल पर जाते हैं। अगर एक डीआईजी रिटायर हो रहा है एज ए डीआईजी, तो वो रिटायर होते होते तनख्वाह पा जाता है, ये अलग बात है, उसको पद नहीं मिलता। और डीआईजी रैंक में भी वो उतने सालों में ही उसको आईजी की तनख्वाह नहीं मिलती जैसे कि ओजीएस में बाकियों को मिलती है। मेन मुद्दा है आईजी रैंक तक के 50% पद, कहानी यहीं अटकी हुई है। कहीं न कहीं उन पदों पर पहले से विराजमान भारतीय पुलिस सेवा के जो अधिकारी हैं, उनको ये लगता है कि अगर यह चीज़ इनकी मान ली गई तो 117 यानी 120 आईजी की पोस्ट है, जिसका आधा 60 बनता है। ये 60 आईजी रैंक के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी तो तुरंत डेपुटेशन में बंद इनका हो जाएगा। और जो कोर्ट का ऑर्डर है कि 2 साल के अंदर आप धीरे धीरे संख्या कम करो, यहाँ मैं दोबारा आपको याद दिलाऊं, कोई भी स्पेशल डीजी रैंक की बात नहीं कर रहा है, वो हमारे निवेदन का पार्ट ही नहीं है। ये आईजी रैंक की खाली बात हो रही है। तो इनका लगता है कि ये 60 का जो वर्चस्व है, लीडरशिप रोल में जो इनका एक होल्ड है, वो इनका ख़त्म हो जाएगा और एक कैडर अफसरों के पास चला जाएगा। वो इन्हें मंजूर नहीं है और इसी लाइन पे इन्होंने लीडरशिप को भी समझा रखा है, मुझे लगता है। सर मेरे हाथ में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, और बहुत कैटेगोरिकली सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि वी आर ऑफ द व्यू that the number of posts earmarked for the deputation in the cadres of the CAPF up to the level of senior administrative grade SAG should be progressively reduced over a period of time, say within an outer limit of 2 years। मतलब 2 साल में प्रोग्रेसिवली जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड यानी आईजी रैंक की आप बात कर रहे हैं, उस पर डेपुटेशन को ख़त्म किया जाए। अब ये सवाल जब मैंने कुछ पूर्व अधिकारियों से पूछा, और मैंने कहा कि जब 12 साल तकरीबन 13 साल मामला कोर्ट में रहा और तमाम जो दलीलें आजकल सरकार की तरफ से या आईपीएस अधिकारियों की तरफ से दी जा रही है, उन पर सुनवाई करने के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया। अब सरकार क्यों इसे पलट रही है? तो उनका कहना था कि सरकार के पास ये लेजिस्लेटिव अधिकार है कि अगर वो कोई कानून लाना चाहती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट सर्वोच्च है, वो ला सकती है। कई बार ऐसा होता है कि न्यायालय जो है वो सरकार के फैसलों को पलट देता है, तो सरकार के पास भी अधिकार है कि वो फैसले लाए, वो कानून बनाए, और इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर आपको भी ऐसा लगता है? सरकार के पास सर्वाधिकार पावर है कि फैसले को पलट सकती है, इस पर तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। अगर यह उत्तर है तो ये तो उस प्रश्न का उत्तर ही नहीं है। सरकार की सुप्रीम पावर, ओमनी पोटेंट होने का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर रहा है। सरकार की मेजॉरिटी है, उसकी मंशा कोई बन गई तो कोई कानून ला सकती है। अब इस कानून की स्क्रूटनी होगी कि कानून कितना सही है कितना नहीं है। मैं वापस उसी बेसिक क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, हम कोर्ट में गए क्यों? हम कोर्ट में इसीलिए गए
कि हमारा जो स्टेटस था, हमारी जो ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस से लिंक्ड फैसिलिटीज़ थी, उसको सरकार लागू नहीं कर रही है। हमारा तो ग्रीवांस ही यही था, हमारा तो ग्रीवांस ही यही था। क्या आप सोचते हैं 14 वर्षों में जो सरकार है, केंद्र सरकार, डीओपीटी, और उसमें जो को पिटिशनर बना इंडियन पुलिस सर्विस एसोसिएशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमारा कोई एसोसिएशन नहीं है। हम न कोई एसोसिएशन बना सकते, न कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते, न कोई सोसाइटी बना सकते। हमको कानून से इस पर प्रतिबंध है, जिस पे हमारा कोई विवाद भी नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम जैसे हैं, हम तो अनुशासित जीवन में रहे, अनुशासन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन इस सर्विस को एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। इस एसोसिएशन पे भी कोर्ट में बहस हुई थी, दिल्ली हाई कोर्ट में इसकी बड़ी मीमांसा हुई, विवेचना हुई थी। एनीवे, एसोसिएशन है, एसोसिएशन इम्प्लीड किया। शुरू के 4 वर्षों में तो इनको लगा ही नहीं कि ये मुद्दा इतना ज़्यादा जुडिशियल अट्रैक्शन खींचेगा, क्योंकि हमारे मूल अधिकार से जुड़ा हुआ था। इनको मालूम नहीं था जजमेंट इस टेबल की तरफ जा रहा है। जब जजमेंट हो गया तब ये आईपीएस एसोसिएशन उसमें इम्प्लीड किया, और कोर्ट ने इनको बाकायदा अपना पक्ष रखने का अवसर दिया। उस पक्ष में आर्टिकल 312 भी ये लेके आए। हमारे प्रथम गृह मंत्री श्री वल्लभ भाई पटेल जी के भी वक्तव्य को भी लेके आए, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को भी लेके आए, सेंटर स्टेट के कोऑर्डिनेशन को भी लेके आए, इंटेलिजेंस शेयरिंग को भी ले आए, बेटर गवर्नेंस को भी लेके आए, ऑल इंडिया कैरेक्टर को भी लेके आए। कोई भी पहलू ऐसा नहीं था जो कोर्ट के पटल पर न रखा गया हो। क्या ये कोर्टों का इन पत्रों के वैधानिकता पर विवेचना करने का हक नहीं है? मतलब 14 वर्ष तक इतनी पीठ ने, इतने बेंचेस ने मुकदमे सुने, एक एक पेपर की स्क्रूटनी हुई, इंक्लूडिंग वन पेपर जो ट्रंकेटेड पेश हुआ, बाद में उसको विड्रॉ किया और उसमें डायरेक्टर रैंक के अधिकारी को क्षमा मांगनी पड़ी। हमारी हिम्मत है आज के तारीख में कोई ट्रंकेटेड पेपर पेश कर दें, कोर्ट मार्शल हो जाएगा। तो इसके बाद वह वर्डिक्ट जिसमें सुप्रीम कोर्ट एसएलपी में गई सरकार, एसएलपी के बाद रिव्यू पिटीशन में गई। तो क्या इसका मतलब जो अन्याय हो रहा था, उस अन्याय के खिलाफ जो हम कोर्ट में गए, उसके काउंटर में उत्तर देने में आपके पास क्या कोई चीज बच गई थी जो कानून के तौर पे आप लेके आ रहे हैं? और वो भी कानून कौन ला रहा है? 142 करोड़ वाली सरकार, उस 142 करोड़ में हम भी शामिल हैं। आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सर्विस को उस लेवल पर फुल एंड फाइनल बेनिफिट देने पर मुहर लगाने के लिए लेके आ रहे हैं। तो क्या लोग इसे देख नहीं रहे हैं? इसे प्रतिक्रिया नहीं होगी? भाई ये जजमेंट आएगा, या जजमेंट अगर लागू होता तो भाई चलिए पद प्रमोशन हमको नहीं मिलता, फाइनेंशियल बेनिफिट का तो कुछ फ़ायदा हमको भी मिलता। और आप मैसेज क्या दे रहे हैं दूसरों को? भाई ये कोई कृषि कानून तो है नहीं, ये कोई शाहबानो कानून है नहीं, ये कोई गवर्नर के पावर का मुद्दा है नहीं, ये कोई दिल्ली सरकार से जुड़ा हुआ मुद्दा है नहीं। यानी ये ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिससे कोई राजनीतिक पार्टी या देश की पूरी व्यवस्था से कोई संबंध रखा है। ये तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस से कनेक्टेड 5 सीएपीएफ के अधिकारियों के काडर का ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस से जुड़ा हुआ जो बेनिफिट है उसको लागू करने से मुद्दा है। सरकारें आएंगी जाएंगी, ये फोर्स तो यही रहेगी। फोर्स तो अपने ड्यूटी का कैरेक्टर चेंज नहीं करने वाली है, उसको तो जो जिम्मेदारी देनी ही रहेगी। और लागू भी होता तो ये सारे अधिकारी उसी आईपीएस के नीचे तो काम करेंगे। इनका डीजी तो वही होगा ना, स्पेशल डीजी भी वही होगा, एडिशनल डीजी में भी पोस्टें रहेंगी। तो क्या लीडरशिप रोल डाइल्यूट कहां हुआ? वो तो तब भी मेंटेन्ड हुआ। जस्ट टू एकोमोडेट दो 60 ऑफिसर्स आप कैडर के 60 अफसरों के हुकूक को कानून ला के बंद कर रहे हैं। मतलब ये तो कोई मिसाल ही नहीं हुई, ये तो होना नहीं चाहिए था। सर यहीं से मेरा दूसरा सवाल आता है। आपने कहा ये कोई राजनीतिक मुद्दा तो था नहीं, अब सरकार का भी यही कहना है कि कोई राजनीतिक मुद्दा है नहीं, हम ये लेकर आ रहे हैं, हम यूनिफॉर्मिटी, हम बेटर कोऑर्डिनेशन और हम अपने फोर्सेस की भलाई के लेकर आ रहे हैं। और ये बिल आने से जो काडर अधिकारी हैं उनके लिए भी नए पोस्ट बनाए जाएंगे और उनके भी प्रमोशनल एवेन्यूज पर ध्यान दिया जाएगा। इसका उत्तर है मेरे पास। आप इसको कैसे देखते हैं सर? कैडर अफसरों को ये ऑर्गेनाइज ग्रुप ए सर्विस और ये सारे मुद्दे भी अगर किनारे कर दीजिए तो कैडर रिव्यू इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार को किसने रोका? सरकार अफसर कैडर रिव्यू करिए इसके लिए भी कोर्ट में गए। अफसर कोर्ट में गए कि कैडर रिव्यू तो करो,
तुम जितने पद पर बैठना बैठो, लेकिन बढ़ी हुई जिम्मेदारी और ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से पैदा हुई अतिरिक्त चुनौतियों और अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए जो कैडर रिव्यू होता है, जो डीओपीटी का हुक्म है, वो तो पालन करो। अभी तो ये कानून लाके इन्होंने डीओपीटी के क्लच से भी हमको बाहर कर दिया। अभी तो एक इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री एक उस बहुत सारी चीज़ों पर वो अपने अच्छे व्यू देती थी, अब तो वो भी नहीं रहा बिल्कुल। तो उसके लिए भी अफसर गए कोर्ट में। तो अतिरिक्त पद कहाँ बने? नंबर 1। नंबर 2, अतिरिक्त पद की जो ये बात कर रहे हैं, इन्होंने डीआईजी रैंक की बात की है। पहली बात आपको बताऊँ, डीआईजी पदों में 80% कैडर के अफसर होते थे, 20% भारतीय पुलिस सेवा के। 80% जो कैडर के अफसर होते थे, इनके पीछे 4000 एलिजिबल कमांडेंट खड़े हैं उन पदों पे जाने के लिए। चूंकि पद ही 80% है, तो जो टॉप में मेरिट में है या अपने सीनियरिटी में हो जाते हैं, बाकी कमांडेंट रह जाते हैं, अंडरस्टूड। उनको भी रिलेटेड बेनिफिट फाइनेंशियल नहीं मिलता। अब इन्होंने क्या लिखा है कि 20% जो वो पद है वो भी कैडर को दे दिया जाएगा, ऐसा लग रहा है भाषा से। तो आपको ये बताऊं प्रमोद जी, वो 20% पोस्ट का भी ऑलमोस्ट सारे पोस्ट हमको मिल जाते थे, क्योंकि उन पदों पर नियुक्त होने वाले आईपीएस अफसर आते ही नहीं थे डीआईजी रैंक में। उसके तमाम कारण थे, चाहे वो डीआईजी रैंक में इसलिए नहीं आना चाहते हों कि बड़ी सुदूर टफ टेढ़ी मेढ़ी पोस्टिंग होती है। दूसरा कारण हो सकता है कि वो शायद ऐसे भी सीमांत में पोस्ट हों जिनका कैडर अफसर आईजी हो। तो कैडर अफसर अगर आईजी है तो उनके नीचे वो एज ए डीआईजी काम नहीं करना चाहते। ये फैक्ट है, ये ओपन फैक्ट है। ऐसे भी उदाहरण पड़े हैं कि कैडर का एडिशनल डीजी है तो रिटायर हो रहा है, तो उसी फ्रंटियर का आईपीएस आईजी उसके डिनर में नहीं आया। ऐसे उदाहरण भी मौजूद हैं। ऐसा काम आप करते हो एंड देन यू फील कि नहीं, हम उस लेवल पर रह के एक लीडरशिप रोल में मतलब पूरा आपके ऊपर कंट्रोल भी रखेंगे। ये कहाँ का न्याय है भाई? सर क्या ये कहाँ का न्याय है? क्या ये ईगो क्लैशेस हैं सर? क्या ये ईगो की बात है? वो तो बड़ी कई सीनियर अफसरों के पॉडकास्ट में सुना मैंने, वो बोले कि डोंट कंपेयर स्टोन विद द स्टिक। देयर इज ए नो कंपेरिजन, मतलब देयर इज ए कंपेरिजन बिटवीन कंपेरेबल्स। तो भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे डीजी हैं, जो हमारे स्पेशल डीजी हैं, एडिशनल डीजी हैं, मतलब फॉर योर इन्फॉर्मेशन बीएसएफ में 6 पद है, लेकिन आज भी पक्का कोई एडिशनल डीजी नहीं है। आपकी सूचना के लिए बताऊं, 3 दिन पहले कैडर अफसर को एडिशनल डीजी बनाया गया है, उसमें एडहाक शब्द लिखा गया है। तदर्थ मतलब वो नकली वाला एडिशनल डीजी रहेगा, पक्का वाला नहीं रहेगा। तो ख़त्म पूरा। अब आएगा आईजी रैंक, जिसमें 50% आईजी रैंक में आप पोस्टेड हैं। तो कहने का मतलब कि इस लीडरशिप में अगर ऐसे लीडरशिप से कनेक्टेड सेवा के लोग जिनकी 42 साल सर्विस हो गई, रिटायर हो गए, वो हमको कंपेरेबल नहीं मानते। हमारा भी यही कहना है कि हम इतने तुच्छ हैं, छोटे हैं और इतने बड़े लोगों से हमारी कोई तुलना नहीं है। तो हमारे कैडर के पद हमको दे दो, ख़त्म बात। लीडरशिप रखो। मतलब ये पब्लिक डोमेन में कहना नहीं चाहिए कि कंपैरिजन बिटवीन कंपेरेबल्स या डोंट कंपेयर विद स्टिक एंड स्टोन। हमारे ऐसा कॉम्बैट और फाइटिंग फोर्स के अंदर वर्ग डिवीज़न, इस तरह की फिलॉसफी लाना, इस तरह की तुलनात्मक शब्द बोलना बड़ा हर्टिंग शब्द है। ये सर बहुत हर्टिंग शब्द है। पूर्व अधिकारियों की बात कर रहे हैं। हमारे ही एक इंटरव्यू में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी ने ये बात कही थी कि डोंट कंपेयर कैरेट्स विद स्टिक्स। मैं उस पर नहीं जाऊंगा। एक और पूर्व आईपीएस नहीं, ये बता दो, हम तुलना कर भी नहीं रहे हैं। हम ऑर्गेनाइज ग्रुप पे सर्विस की डिमांड लेके कोर्ट में गए तो हमने ये कहा कि हमें आईपीएस से तुलना करो। हम आज भी नहीं कह रहे हैं। हमारा हम तो कह रहे हैं ओगास से कनेक्टेड 2 चीज हमें दे दो। देयर इज नो कंपेरिजन विद देम, बोथ डिजीज आर राइट। जिन्होंने बात कहा है पॉडकास्ट में, वी आर कैरेट, यू आर स्टिक, नो प्रॉब्लम। वी आर स्टोन, यू आर स्टिक, नो प्रॉब्लम। हमको तो ओगास से जुड़ी हुई जो 2 फैसले की चीजें दे दीजिए, उसके खिलाफ कानून मत लाइए। हमारा तो इतना ही कहना है। इसी से जुड़ा एक सवाल था सर। उन्होंने ये कहा कि जब बात आती है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस और फील्ड एक्सपीरियंस की बात की जा रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रिलियंस और फील्ड एक्सपीरियंस की, तो आईपीएस से अधिक फील्ड एक्सपीरियंस किसी के पास है ही नहीं। हमने हर तरह के काडर में काम किया है, हमने हर परिस्थितियों में रह के काम किया है। तो ये कहना कि हमारे पास फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, ये गलत है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सीनियरिटी का रिस्पेक्ट होना चाहिए और आईपीएस अधिकारी जो हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज के अधिकारी हैं और वो कंपनी कमांडर लेवल पर आगे काम नहीं कर सकते हैं। वो आएंगे तो वो बड़े पदों पर ही आएंगे और उनके प्रमोशनल रेवेन्यूज अफेक्ट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल, मैंने सुना था। पहली बात तो आपको बता दूं कि जो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, किसी भी आईपीएस अधिकारी के एक्सपीरियंस पे मैं कमेंट नहीं करूंगा,
क्योंकि उनके चैलेंजेस, उनका डोमेन वर्क, उनका अपना नॉलेज, उनकी जो चुनौतियाँ हैं लॉ एंड ऑर्डर की अलग हैं, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो, इंटेलिजेंस हो, स्टेट के अंदर पुलिसिंग करनी हो, दे आर डूइंग देयर जॉब। अब मैं स्पेसिफिक टू आवर रेफरेंस में बता रहा हूँ आपको। एक अधिकारी ने बयान दिया है कि हम जीप में बड़े जूनियर रैंक में सिपाही और हवलदार के साथ घूमते हैं एरिया में, थाना में एक एसपी घूमता है, वो पत्थर भी खाता है और डंडे भी चलते हैं। ये बात उनकी सही है, मैंने चलते और पत्थर खाते देखे भी हैं। जितने पत्थर सीएपीएफ ने कश्मीर में खाए ना, उतना पूरे टेन्योर में कोई ज़िला में नहीं खाता है। अब आ जाता है बात दूसरी, वह उस एरिया में एक्सपीरियंस्ड है, मैं मान लेता हूँ। स्टेट पुलिस की क्राइम पुलिसिंग में वो एक्सपीरियंस्ड है, इन्वेस्टिगेशन में वो एक्सपीरियंस्ड है, इंट भी बहुत अच्छा करता है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा करता है। क्या यह अच्छा करने से बीएसएफ के आईजी बना देने से इसका क्या कनेक्शन है? जहां पर हजारों कैडर अफसर कैडर की चुनौतियों से जूझते हुए 30-30, 32-32 साल का तजुर्बा लेके खड़े हैं। कैडर की लीडरशिप में क्या बीएसएफ या सीआरपी का रोल चेंज हो जाता है? हमने एज ए कंपनी कमांडर जब ज्वाइन किया तब की चुनौतियां, और हम जो 35 साल तक बन के डीआईजी पहुंचे, उन चुनौतियों में बदलाव हो गया। जो बदलाव भी हुआ तो उसके साथ हम भी बदलते रहे। उन चुनौतियों को लीडरशिप रोल पे टैकल करना, क्या कैडर का अफसर उसके लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं है बनिस्बत उसके जो एसपी रैंक में, एडिशनल एसपी रैंक में जीप में पत्थर उत्थर खा के और लॉ एंड ऑर्डर को कर करके आया हो, उसका वो एक्सपीरियंस हो? मैं तो कहीं नहीं रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस आपके एरिया में, हमारा एक्सपीरियंस हमारे एरिया में है। सर इस पे एक और बात है, पूर्व अधिकारी ही हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी, उन्होंने ये बात कही थी कि आप जब प्रमोशनल रेवेन्यूज की बात करते हैं तो एक डीएसपी भी 15-15, 16-16 साल तक एक रैंक पे कार्यरत रहता है। आप कह रहे हैं आप भी 15-15, 16-16 साल रहते हैं। ठीक है। तो जब आप सर्विस ज्वाइन कर रहे थे तब भी तो आपको पता था कि आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा, फिर प्रमोशनल रेवेन्यूज क्या है, फिर आपने ज्वाइन क्यों किया? आपने तो जानते बूझते ज्वाइन किया था। जिन्होंने इंटरव्यू में बात आपको यही है, वो जब सर्विस ज्वाइन किए थे तो उस समय पूरे स्टेट के पुलिस का चीफ आईजी होता था। मैं जिस ज़माने में पढ़ाई किया हूँ, मेरे किताब के पेज पर रैंक स्ट्रक्चर में आईजी वाज द टॉप पोस्ट। आज के तारीख में 102 आईजी सरप्लस हैं और 32 एडिशनल डीजी सरप्लस हैं पुलिस में। तो इसका मतलब आपको पहले से पता था कि हम भर्ती जरूर हो रहे हैं, लेकिन हम डीजी के इतने पोस्ट लेंगे, स्पेशल डीजी के इतने लेंगे, एडिशनल डीजी के लेंगे, 102 आईजी की एक्स्ट्रा पोस्ट लेंगे, उसमें 60 को सीएपीएफ में फिट करेंगे। हमको वाकई में नहीं पता था। लेकिन हमको ये भी नहीं पता था कि ज्वाइन करने के बाद 15 साल तक हम एंट्री ग्रेड में रहेंगे। हमको ये भी नहीं पता था कि 12 वर्ष तक हम डीआईजी रहेंगे तब भी आईजी नहीं बन पाएंगे। और अगर ऐसा राज्य पुलिस में है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? पहली बात, हर स्टेट पुलिस में डीएसपी के प्रमोशन का टाइम, नियम और उनका जो लॉक जाम है, स्टेग्नेशन है, फास्ट प्रमोशन है, हर राज्य का अलग अलग है। लेकिन अगर उसमें एक समानता भी ड्रा की जाए, उसमें स्टेग्नेशन भी ड्रा किया जाए, तो वहाँ भी उनके टॉप चौक पोस्ट पे कौन बैठा है? वहाँ भी तो आप ही बैठे हैं। कोई सिविल सर्विस, कोई तहसीलदार, कानूनगो, कोई पटवारी तो जा करके उस पद पे बैठा नहीं है, वो भी तो पुलिस के अफसर बैठे हैं। और उससे अगर आप कंपेयर करें, यही मैं कहा दृष्टिकोण का अंतर है। हमारी तुलना हमारी सीनियर पोस्ट में, लीडरशिप में को पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आप उस चश्मे से हमको मत देखिए। सर इसी से जुड़ा एक अगला सवाल जो मेरा है वो प्रमोशनल मिसमैनेजमेंट को लेके, जिसकी शिकायत आप लोग बार बार कर रहे हैं कि 15-16 साल एक ही पोस्ट पे काम करना पड़ता है, हम रिटायर हो जाते हैं एक ही प्रमोशन के साथ। इस प्रमोशनल मिसमैनेजमेंट के लिए सर जिम्मेदार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रमोशनल मिसमैनेजमेंट? इसके लिए जिम्मेदार एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों है। इसके लिए जिम्मेदार लीडरशिप है। स्ट्रेट ब्लेम गोज टू लीडरशिप। आप इस तरह के लॉक जाम, डिपार्टमेंट के अंदर प्रमोशनल एवेन्यू टोटली चोक्ड हो, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ना हो, कोई प्रमोशनल मोटिवेशन ना हो, किसी की वेतन भत्ता बढ़ोतरी में कोई वृद्धि ना हो, पे कमीशन के सामने उसका कोई जस्टिस ना हो, उसका कैडर रिव्यू ना हो, द ब्लेम स्टेट वे गोज टू द लीडरशिप एंड लीडरशिप इज द ओनली इंटरफेस एडवाइजिंग टू द मिनिस्ट्री। सर मैंने सुना आजकल आप लोग एग्रेसिवली एक एमपी को अप्रोच कर रहे हैं अपनी बात रखने के लिए, क्या सच है? हमारा आरोप लग रहा है। हमारा तो आरोप ही नहीं है, तो सच्चाई। हम 800 एमपीज को अप्रोच करेंगे, जाएंगे किसके पास? भाई जो विपक्ष वाला है थोड़ा टाइम वाइम दे देगा, उसके पास चले गए, मिल लिए, अपनी बात कह लिए,
क्योंकि ये तो म्यूजिकल चेयर है, पावर की चेयर तो म्यूजिकल होती है, ये कभी अनंत काल तक तो किसी के पास रहती नहीं है। आज हमारे पास है, कल उसके पास है। सर तो किसी कान में डालेंगे अपनी बात। ये बताइए, भिक्षा मांगने वाला डफली पीट के वो मांगता रहता है, जिसको कटोरी में डालना है डालेगा, नहीं डालना है नहीं डालेगा। तो ये तो दूसरे के ऊपर है, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं। हम लोगों को बताएंगे ज़रूर कि साहब सच्चाई ये है। हमने कोर्ट में बताया, अपने एग्जीक्यूटिव को बताया, लेजिस्लेशंस में जितने लोगों को हम बता पाएंगे बताएंगे, उनको अपनी बात बड़े अनुशासित और बड़े ही तरीके से बताएंगे, और दिन में 4-4 जगह जाके बताएंगे, सो दैट कि लोगों को पता लगे कि यार चीज़ें वो नहीं हैं जो कि आपको ऐसे ही 4 लोगों के बैठने से पता लग जा रही हैं, सच्चाई कुछ और है। सर आज जब हम बातचीत कर रहे हैं, संसद में चर्चा हो रही है, इस बिल को लेकर चर्चा हो रही है और कई बातें कही गई हैं। उनमें से कुछ बातें थी कि आईपीएस अधिकारियों ने कितने टेररिस्ट अटैक्स हैंडल किए हैं, या फिर कुछ और भी बात कही गई। उसमें कहा कि इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट ऑफ द सीएपीएफ ऑफिसर्स, आपके फंडामेंटल मूल अधिकार का हनन हो रहा है। ये भी कहा गया कि इस बिल के आने से जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है वो कमज़ोर होगा। आप इन तर्कों को कैसे देखते हैं सर? सही बात है। आप सहमत हैं इससे? सही है सर। इससे मैं थोड़ा समझना चाहूँगा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सर कैसे कमज़ोर होगा इससे? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात यह है कि जो एक सेटअप है इस फोर्सेस का, कि इन फोर्सेस के सेटअप में अगर एक सीनियर लीडरशिप रोल पे कैडर के अफसर हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव रोल मीन्स कि डायरेक्टर जनरल भारतीय पुलिस सेवा के पास है, स्पेशल डीजी उनके पास है, एडिशनल डीजी जो कमांड के इंचार्ज हैं, जिनके नीचे सारे आईजीज पोस्ट होंगे, उसमें भी 67% सरकार ने उनको एलोकेट कर दिया है। और ऐसे नहीं लोगों को चिढ़ाई है, ये परसेंटेज 67 वर्सेस 33% पहले से था। ये कोई एक लाइन डाल के सरकार ने इसमें कोई अलिफ लैला की लाइन नहीं डाली है। इस 67 को 75% करने वाले चिदम्बरम साहब हैं, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से किया था कि 4 में से 1 कैडर को जानी चाहिए, 3 में से 1 नहीं जानी चाहिए। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन उस 4 में भी 1 नहीं दिया, वो भी नहीं दिया। तो इसमें बताइए कौन मैनेज कर रहा है चीज़ें, इसको कौन हैंडल कर रहा है? हमको जो सर्विस रूल के हिसाब से जो चीज़ मिलनी चाहिए उसको डिमॉलिश कौन कर रहा है? उसके जड़ में पानी कौन डाल रहा है? क्या कैडर की दृष्टि उनके प्रति नहीं जाएगी, लीडरशिप के प्रति, कि यही सब गड़बड़ कर रहे हैं? झूठ क्या है इसमें? कर ही वही रहे हैं। ये कोर्ट केस का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उनके नाते नहीं हुआ। आज लीडरशिप हमको सपोर्ट की होती तो ये इम्प्लीमेंट हुए बहुत टाइम हो गया होता। कभी नहीं किया, नेवर। पीपुल वर पनिश्ड फॉर दिस। सर आखिरी सवाल, और ये परिवार वालों के हवाले से ये सवाल है सर, क्योंकि जब 23 मार्च की प्रोटेस्ट में वहाँ था, कई सर्विंग ऑफिसर्स थे, उनकी बीवियाँ वहाँ पे थी, क्योंकि वो नहीं हो सकते क्योंकि वो सर्विस में है। उनकी एक लाइन मेरे साथ रह गई, वो लाइन ये थी कि हमारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास नाते रिश्तेदार नहीं बचे, हम किसी के पास जा नहीं पाते हैं, ले दे के हमारे पास सिर्फ हमारा परिवार है, सारे रिश्ते ख़त्म हो चुके हैं। जब रिश्ते भी ख़त्म हो चुके हैं, कम से कम हमारा प्रमोशन तो हमें दे दो। परिवार के मनस्थिति पे इस पूरे डिस्प्यूट का क्या असर पड़ेगा सर? उनके बात में दम है। देखिए, आदमी नौकरी सर्विस प्रमोद जी सिर्फ तनख्वाह और प्रमोशन के लिए नहीं करता है, इसकी एक सोशल आइडेंटिटी भी होती है। बिल्कुल। आप एक उम्र में सर्विस ज्वाइन करते हैं, कि उम्र में सर्विस से बाहर निकल जाते हैं, तो युवा होने का जो शुरुआती पीरियड है वो तो आप परिवार और समाज में बिताते हैं, और वह टाइम जब आपकी सोशल, जिसको कहते हैं ना कि सरकारी यूटिलिटी ज़ीरो हो जाती है, तब आप समाज के पार्ट बन जाते हैं। तो इन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हुए, और मैं नहीं कह रहा हूँ इसकी चुनौतियों का कुछ हिस्सा पुलिस अफसरों भी, उनके साथ भी दिक्कत आती है। ऐसा नहीं इन्हीं 5 विभागों में ये प्रॉब्लम है, पुलिस अफसर को भी चीज़ फेस करनी पड़ती है। इस मामले में मैं उनकी भी हिमाकत करता हूँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ऐसी परिस्थितियों से जूझते हुए जो ये 12,500 अफसर नौकरी कर रहे हैं, इनके परिवार पर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आप बताइए, 15 साल न प्रमोशन पाने वाले असिस्टेंट कमांडेंट की वाइफ जब एक सोशल सर्किल में किसी के यहाँ जाती होगी तो पहला सवाल पूछती होगी कि भाई साहब 2010 में तो 3 स्टार लगा के आए थे, अभी भी 2026 में भी 3 ही स्टार लगाते हैं क्या? क्या जवाब देगी? वो अपने लीडरशिप को कुछ बुरा भला कह नहीं सकती, उसको ही कहना पड़ेगा नहीं हमारे तो लीडर बड़े अच्छे हैं, सरकार बड़ी अच्छी है। देयर इज एम्बेरसमेंट, सोशल एम्बेरसमेंट। और वो बच्चे पालने में, अपने डे टू डे लाइफ की स्ट्रगल्स को जूझने में सोसाइटी से भी कट जाती है। तो उनका दर्द बिल्कुल सही है, दे वर एब्सोल्युटली करेक्ट। सर इंटरव्यू के एकदम अंत में हम पहुंच गए हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क सर, आप क्या चाहते हैं, इस मसले का हल कैसे हो
इस मसले का लॉजिकल अंत क्या हो सकता है, और संसद में चर्चा चल रही है, क्या उम्मीद करते हैं आप, क्या कुछ हो सकता है इस मामले में? सरकार ने संसद की दरिया में आर्म पुलिस फोर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल 2016 नाम की किश्ती को छोड़ तो दिया है। सरकार को चाहिए कि इस बात की गहनता में एक अपना निरपेक्ष विचार ले, उनमें इनमें किसी को शामिल ना करे। हम तो कह रहे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप के ही 10-5 लोग विभिन्न पार्टियों के बैठ के एक मंत्रणा कर लें कि क्या यह बिल लाना उचित है, क्या इस बिल को स्ट्रीट ऑफ आवर कंट्री कल आप जस्टिफाई कर पाएंगे। कानून तो आप पास कर लेंगे और उन्हें सुप्रीम कोर्ट के स्पिरिट के अनुसार डिलीवर्ड जजमेंट को लागू करना चाहिए। इससे ये फोर्स और मजबूत बनेंगी, इनके फाइटिंग इंस्टिंक्ट में धार आएगी और इनका सिस्टम में एक भरोसा पैदा होगा और इससे कोई एक्रोमनी नहीं होगी इंडियन पुलिस सर्विस के लोगों से। मैं आपको बता दूं, दे आर सिटिंग ऑन टॉप लेवल, they are also experienced people, they have also have a broader vision of functioning under various verticals of the government of India। भारत सरकार की इतनी क्रिटिकलिटी वो भी संभालते हैं, वो भी इस बात को समझ जाएंगे और भारतीय पुलिस सेवा में अच्छे संख्या अफसरों की अच्छी संख्या है जो इस बात को मानते हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। जो प्रोफेशनल अफसर है ना, वो इस बात को मानते हैं कि आप जो कह रहे हो सही है, हमको क्यों जाना चाहिए इन पोस्टों में। आपके पास नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, रॉ है, ईडी है, उसके बाद आपके तमाम ऐसे सीबीआई है, आपके पास स्टेट पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मंत्रालय हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, तमाम पीएसयूज़ हैं। भारत सरकार में हज़ारों पद पड़े हुए हैं जहां जाके आपको वैल्यू एडिशन करना चाहिए, वो आपका डोमेन है। कोई सीएपीएफ का अफसर कहता है कि हमें सीबीआई में क्यों नहीं आईजी बना रहे हो, कोई सीएपीएफ का अफसर कहता है हमको एनआईए में क्यों आईजी बना रहे हो, क्यों बोलेगा भाई? उसका डोमेन नहीं है, उसके लिए तो नहीं बोलता है ना। वो तो अपने ही किए हुए कार्य क्षेत्र में जो 35 साल का अनुभव लिया है और जो हर रैंक और हर परिस्थिति हर ऑपरेशन को अनहैंडल किया है और उसी से सृजित हुए वो पद हैं, वही तो मांग रहा है, नॉट आस्किंग मून। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये सुना आपने बीएसएफ के पूर्व डीआईजी नरेंद्र नाथ दुबे जी को, उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखी। हम उम्मीद करते हैं आपको ये बातचीत पसंद आई हो। इसी तरह के और भी इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए दी एज।